स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त हो गया है मुकाबला का। बंगाल में नया सियासी बवाल जारी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता की सड़कें नाप रही हैं तो उनके सांसद दिल्ली में जबरदस्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बंगाल से दिल्ली तक टीएमसी के निशाने पर ईडी है। पूरी जंग चंद फाइलों को लेकर है। ममता गुस्से में है कि उनकी सीक्रेट फाइल्स ईडी लेकर चली गई जो चुनाव से जुड़ी थी। ईडी का आरोप है कि ममता ने पावर का मिसयूज किया, जरूरी फाइलें उठाकर ले गई। कोर्ट ने फिलहाल सुनवाई टालकर 14 जनवरी की डेट थमा दी। लेकिन यहां से चुनाव का टेंपो हाई हो गया है। सवाल है कि बंगाल में अब आगे क्या खेला होवे। आज इसी पर करेंगे मुकाबला, लेकिन पहले 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बंगाल फाइल्स में ईडी वर्सेस ममता बनर्जी, ये पिक्चर खुलकर सामने आ रही है। बंगाल से दिल्ली तक टीएमसी शक्ति प्रदर्शन कर रही है। कल प्रतीक जैन पर ईडी की कार्रवाई के बाद ममता ने धमकाया, चोरी का आरोप लगाया और आज सड़क पर मोर्चा खोल दिया है। आज भी टीएमसी के आरोप बड़े गंभीर हैं। एक लोकतंत्र में जब कोई इलेक्शन आता है तो विपक्ष के जो इन्फॉर्मेशन है, हमारा इलेक्शन, हम टीएमसी पार्टी है, आईपैक तो कोई छुपा हुआ एजेंसी नहीं है। वो हमारा उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करके हम लोग ने, वो हमारे इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट, इलेक्शन कंसल्टेंट है। हमारे जितने सर्वेज है, हमारा जितने कैंडिडेट्स होने वाले हैं, हमारा जो भी इंफॉर्मेशन है इलेक्शन के लिए, सब उनके ऑफिस में रहते हैं। वो चोरी करने के लिए उसको ईडी को भेजा गया। 7 साल का कोई कोयला का स्कैम, 7 साल इन लोग सो रहे थे। इलेक्शन के 3 दिन पहले ये जागे और वो इन्फॉर्मेशन लेने गए। 7 साल पुराना इन्फॉर्मेशन आईपैक का कंप्यूटर में होगा। आईपैक का कंप्यूटर में हमारे सारे जिले में जो सर्वेज हो रहे हैं, जो एसआईआर का काम हो रहा है, जो हमारा प्रोप्राइटरी इन्फॉर्मेशन है। कल हम बीजेपी का ऑफिस में छापा मार दे बंगाल में, उसका सब उठा ले, उनका कैंडिडेट लिस्ट, कैसा लगेगा? तो अभी क्या मुख्य मांगे आप देखिए, हम लोग कोर्ट गए हैं। नंबर 1 2 चीज है, एक तो कोर्ट की लड़ाई है और सेकेंड है जो सड़कों में लड़ाई है। ममता सड़कों पर उतर गई हैं तो बीजेपी से ममता का डर बता रही है। अब सवाल ये है कि क्या सड़कों पर उतरकर ममता आने वाले चुनाव का नैरेटिव सेट कर रही हैं और ईडी के खिलाफ सीधे ऐलाने जंग कर रही हैं। रेड हुई थी, लालू जी गिरफ्तार हुए थे, लेकिन एक बात मैं कहूंगा, कभी लालू जी या राबड़ी जी ने सीबीआई के दफ्तर में रेड करने की नहीं सोची थी। बात को समझिए जो मैं कहना चाह रहा हूं। तो ये तो कमाल हो गया ना। ममता जी, आपको घबराहट क्यों है? ममता बनर्जी सारे नियमों, कानून, लोकतांत्रिक मर्यादा को तार तार करके गई हैं, तो वहां कुछ बहुत सेंसिटिव था जिसको निकालना जरूरी था। इसी पर करेंगे चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं संजय शर्मा, प्रवक्ता टीएमसी, सुनील सिंह, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी और संजीव झा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं संजय शर्मा जी, आप ही से शुरुआत कर रही हूं। चुनाव आने से पहले इतनी घबराहट क्यों है आपकी पार्टी के अंदर? ये डर क्यों है? ऐसा क्या था उस हरी फाइल में जिसे लेने के लिए खुद मुख्यमंत्री को हड़बड़ी में पहुंचना पड़ा और आज सड़कों पर उतरना पड़ा? आपको लगता है कि हम लोग डरने वाले लोग हैं? हम लोग माटी मानुष के लोग हैं। बंगाल की जनता के लिए रास्तों पर संघर्ष करते हुए आंदोलन के माध्यम से हमारी पार्टी फली फूली आगे बढ़ी और आज लगातार 3 टर्म हमने बहुत अच्छी तरीके से चुनाव जीते हैं। 4था टर्म के लिए जनता हमें जनादेश देने वाली है। ऐसे समय में जब कोई हमारे घर में आके चोरी करेगा, हमारे घर में आके डाका डालेगा, तो प्राची जी आप बताइए हम क्या करेंगे? इन परिस्थितियों में जब सामने चुनाव है और हमारी स्ट्रेटेजी, हमारी नीतियां, हमारे आवश्यक कागजात क्यों चाहिए भारतीय जनता पार्टी को ईडी के माध्यम से? ये रिश्ता क्या कहलाता है? और हम जो काम करते हैं, हम तो डंके की चोट पर काम करते हैं। दिल्ली वहां थी और कल जो हुआ एक इतिहास बना। असल में चोट खाते खाते भारतीय लोकतंत्र में विपक्षी दलों के ऊपर ईडी की रेड करते 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 अब जो भाजपा जिस पोजीशन में आ गई है, एकमात्र पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है जिस वक्त लंबे अरसे से भाजपा जीतना चाह रही है और लोकतांत्रिक तरीके से जब जीतने में सफल नहीं हुई
तो ये सब रास्तों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी अच्छा जीतना चलिए चाह रही बताएं, है। ऐसा क्या तो था हमारे उन तौर पर सीक्रेट उसका डॉक्यूमेंट्स प्रतिवाद में संजय शर्मा जी जिसकी चोरी भारतीय जनता पार्टी ने कर ली ईडी के माध्यम से? देखिए, ये तो हमारी स्ट्रेटेजी के टोटल डॉक्यूमेंट, टोटल फाइलें, दस्तावेज थे हमारे, जो ईडी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने किया है। लेकिन किसी की फसल चुराई जा सकती है, किसी का खेत नहीं चुराया जा सकता। और खेत उगाने वाले किसान, खेत में फसल उगाने वाले अच्छा किसान एक का बात तो बताइए, दिमाग आपकी और उसके कैंडिडेट्स हाथ की भी नहीं लिस्ट चुराए जा सकते। चुराकर या एसआईआर का डेटा चुराकर जो ऑलरेडी चुनाव आयोग ने जारी कर दिया है, आपकी स्ट्रेटेजी चुराकर क्या हासिल करेंगे शहजाद पूनावाला और उनकी पार्टी? क्या हासिल कर लेंगे? आप तो वैसे ही जीत रहे हैं। जब आप जीत रहे हैं तो फिर ये डर किस बात का कि आनंद फानंद में मुख्यमंत्री को पहुंचना पड़ता है? ईडी की कार्रवाई आप जानते हैं ना कि ईडी के अधिकारी जब कार्रवाई करने के लिए पहुंचते हैं तो कोई नहीं जाता है ना उस कार्रवाई में दखल अंदाजी करने। मुख्यमंत्री चली गई और बीच में से फाइल चुरा कर ले आई, ये आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी। मैं लौट रही हूं संजय शर्मा जी, मैं लौट रही हूं आपके पास, आपका कनेक्शन चला गया। मैं ये सवाल शहजाद पूनावाला जी से पूछ लेती हूं, जो आरोप आप लगा रहे हैं। शहजाद पूनावाला जी, बाकी पार्टी तो आपको वोट चोर ही समझती रह गई। आप स्ट्रैटेजी चोर, आप कैंडिडेट चोर, आप भाषा चोर, आप तो बहुत बड़े चोर निकले। ममता बनर्जी आपकी चोरी वाली खूबी उंगलियों पर गिना रही हैं। प्राची जी, सबसे पहली बार इस देश के लोकतांत्रिक इतिहास में एक सिटिंग मुख्यमंत्री एविडेंस चोरी कर रहा है, वो भी ऑन गोइंग रेड की लोकेशन से। आज तक आपने कभी नहीं देखा होगा और आज इसीलिए टीएमसी का नामकरण किया जाना चाहिए टू मच करप्शन। और ये मां माटी मानुष नहीं, ये भारी बचाओ। एसआईआर होता है तो भारी को बचाओ, ये आरजीकर होता है तो बलात्कारी को बचाओ, और जब ये स्कैम सामने आता है तो भ्रष्टाचारी। ये बी वाली पार्टी बन चुके हैं। प्राची जी, दो स्पेसिफिक जवाब देना चाहता हूं क्योंकि आपके शो में आप स्पेसिफिक जवाब पसंद करती है। अभी उन्होंने क्या बोला कि हमारी पार्टी की स्ट्रैटेजी चोरी करने आए ये लोग और ईडी वाले कर रहे थे। प्राची जी, मैंने बहुत गहराई से सारे फोटोज और विजुअल्स देखे ममता बनर्जी के। उनके पास एक ग्रीन फाइल थी, ग्रीन फाइल। उस ग्रीन फाइल पर अगर जूम इन करके देखोगे ना तो 2022 फरवरी लिखा हुआ है। फरवरी 2022 में 2026 के कैंडिडेट की लिस्ट आ रही थी। क्या गजब है। दूसरी बात प्राची जी, आपको तो यह पहला सवाल पूछ लेना चाहिए था। अभी संजय भाई ने क्या बोला? संजय भाई ने बोला कि आईपैक में हमारी पार्टी के सारे स्ट्रैटेजी, कॉन्फिडेंशियल स्ट्रैटेजी रखे हुए हैं। तो उसमें फिर पुलिस क्यों गई रिकवर करने? भाई, पुलिस स्टेट की फाइल हो, गवर्नमेंट की फाइल हो, उसके लिए जाए समझ में आता है, टीएमसी के कार्यकर्ता जाए समझ में आता है। पर पश्चिम बंगाल की पुलिस ईडी के खिलाफ जाती है जब ईडी एक निजी संस्थान पर रेड कर रहा है, कोर्ट के आदेश के बाद लॉफुली रेड कर रहा है। हवाला का ट्रांजैक्शन गोवा चुनाव से निकलकर आईपैक तक आया है, उसके लिए कर रहा है। और बंगाल की पुलिस जाकर वहां पर पार्टी के जो दस्तावेज है वो रिकवर करके एक सीक्रेट गाड़ी में डाल देती है। और तीसरी आखिरी बात, आज हाईकोर्ट में इसमें सुनवाई के लिए ईडी का पक्ष गया था तो हाईकोर्ट में टीएमसी के गुंडों ने जज पर चिल्ला कर हियरिंग को ऑब्स्ट्रक्ट किया। तो सोचिए क्या हो रहा है पश्चिम बंगाल में। ईडी को अटैक करते हैं, सीबीआई अटैक होता है, एनआईए की टीम अटैक होती है, खागेन मुर्मू जैसे आदिवासी शहजाद जी, आप भावनाएं नहीं समझ रहे हैं ना, आप फीलिंग्स नहीं समझ रहे हैं, आप भावनाएं नहीं समझ रहे हैं। भाई, उनको आपकी इस कार्रवाई से आपत्ति नहीं है, आपत्ति इस बात की है कि 7 साल पुराना केस है और याद तब आ रही है जब चुनाव बिल्कुल सर पर आ गए हैं और उस कंपनी पर छापेमारी की जा रही है जिसका क्या वास्ता है ममता बनर्जी की पार्टी से। ना मैं मुझसे छिपा है ना आपसे छिपा है। अब उनके दफ्तर में आप जाएंगे, उनके डॉक्यूमेंट से अगर छेड़छाड़ करेंगे तो दीदी तो गुस्सा होंगी ना, आएंगी सड़कों पर, करेंगी चैलेंज। अच्छा प्राची जी, ये केस पहले तो 2020 में शुरू हुआ कोल लेवी स्कैम, मतलब कि जिसके पास अधिकार नहीं था कोल निकालने का पश्चिम बंगाल से, वो कोल को लूटा गया, स्मगल किया गया और जब वो कोल बेचा गया तो हवाला के माध्यम से पैसे लिए गए। ये मेन स्कैम है, 10-20 हजार करोड़ का स्कैम है। अब इस स्कैम में जब इन्वेस्टिगेशन हुई, अनूप मांझी मेन इसमें व्यक्ति है, उसके पास से पाया गया कि हवाला ऑपरेटर से पैसे दिए गए और उसमें से पैसा निकला कि गोवा के चुनाव में टीएमसी के लिए आईपैक जो काम कर रही थी उसके पास पैसा आया। ठीक, अब वो जब प्रमाण मिलेगा तभी तो रेड होगी ना। ये 7 साल पुराना केस नहीं है और जब प्रमाण मिलेगा। और दूसरी बात, अभिषेक बैनर्जी
टीएमसी बार बार कोर्ट गए कि भाई इस पे स्टे लगा दो। मैं तो तीसरी बात पूछता हूं, अगर इसमें कोई तथ्य ही नहीं है जैसे संजय बता रहे हैं, तो संजय जी आपको तो कल जाकर पहले ही जाकर कह देना चाहिए था ये केस क्वॉश कीजिए। 7 साल से आप क्या कर रहे थे? क्वॉश करा देते ना केस। केस क्वॉश नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दी है, हाई कोर्ट ने हरी झंडी दी है। पर मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं किसी भी संवैधानिक व्यक्ति से। प्राची एक सवाल 10 सेकंड बोले। प्राची आज एक मेन सवाल आपकी तरफ से और सभी लोगों की तरफ से इस चैनल के उस पर मैं रखना चाहता हूं पटल पर, चाहे जो भी आपको लगे इन्वेस्टिगेशन के बारे में, चलिए मान लेते कि बहुत वेंडेटा वाला, क्या तरीका यह हो सकता है कि सिटिंग सीएम पुलिस ले जाकर धमकाए, फाइल चोरी करके अपनी गाड़ी में ले जाए? अब ये तो बता दें संजय शर्मा जी, इस बात का जवाब तो आज दे दें, देश भी जानना चाहता है और आप भी चाहेंगे कि दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचे। भाई ऐसा क्या था उस ग्रीन कलर की फाइल में कि सूबे की मुख्यमंत्री को जाना पड़ा और स्टेट की पुलिस को लेकर जाना पड़ा? केंद्रीय जांच एजेंसी के अधिकारी जहां पर जांच कर रहे हैं, सबूतों की जांच पड़ताल कर रहे हैं, ये तसल्ली कर रहे हैं कि भाई जिस घोटाले में हम छानबीन करने आए हैं उसके सबूत यहां मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, मुख्यमंत्री पहुंच जाती है। ऐसा क्या था उस हरे कलर की फाइल में? देखिए उसमें क्या था नहीं था ये बात अलग है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से मैं जरूर पूछना चाहूंगा ऐसी क्या आफत आ गई कि जो इतने साल से मामला चल रहा है, आपको एन चुनाव के वक्त टेलीविजन स्क्रीन में वो फाइल जूम करके दिखानी पड़ रही है? आप लोगों ने इस ईडी का कितना दुरुपयोग किया है, यह बात किसी से छिपी है? भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड के मुख्यमंत्री को जिस मामले में जेल कर दी, बाद में कोर्ट ने क्या उसमें आदेश दिया था, यह बात किसी से छिपा हुआ है। और रही बात कोयले की, कोयला जहां से निकलता है और यह कोयला मंत्रालय का काम है, सेंट्रल का काम है, इनको पूरी निगरानी करनी है। यदि वहां से चोरी होती है तो उसमें स्टेट मशीनरी का क्या रोल है? निगरानी करनी तो गए थे संजय शर्मा जी, काम पूरा करने देते। संजय शर्मा जी काम पूरा करने देते, निगरानी तो करने गए थे ना भाई। मनी लॉन्ड्रिंग का अगर कोई केस है, मनी लॉन्ड्रिंग का अगर कोई केस है तो ईडी ही जाएगी ना कार्रवाई करने के लिए। या फिर आप ये कह रहे हैं कि इस देश में कोई ऐसा तरीका हो जाना चाहिए, कुछ ऐसा नियम हो जाना चाहिए कि ईडी अगर बंगाल में जा रही है तो पहले वो लिखित में एक रिक्वेस्ट भेजे मुख्यमंत्री को, मुख्यमंत्री अप्रूव करें, तब जाकर ईडी अपनी कार्रवाई करने के लिए पहुंचे। क्योंकि जब जब ईडी जाती है पश्चिम बंगाल में कुछ ऐसा हो जाता है कि सुर्खियां बन जाती है। संजय शर्मा जी करने दीजिए ना जांच। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि देश में जो परिस्थितियां 2014 के बाद से उत्पन्न हो रही है, केंद्रीय संस्थाओं का और केंद्रीय एजेंसियों का जिस प्रकार दुरुपयोग हो रहा है, जहां विपक्षी दलों की राज्य सरकारें हैं उनको प्रताड़ित करने का, उनको अपमानित करने का, उनको जलील करने का जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र रचती है, एक दिन वो दिन भी आएगा। संघीय ढांचे के खिलाफ, संघीय ढांचे को अनुकूल रखने के लिए सुनिए ना संजय शर्मा जी, एक बात बताइए, आईपैक का क्या सरकार से, सुनिए ना, आईपैक का क्या सरकार से लेना देना है? क्या आईपैक की दखलंदाजी है बंगाल सरकार के अंदर? कि अगर आईपैक पर छापेमारी हो रही है, अगर आईपैक पर छापेमारी हो रही है तो वो सीधे सीधे सरकार को परेशान करने जैसा कैसे हो गया? क्या आईपैक चलाती है सरकार को? मुख्यमंत्री चलाती है ना ममता बनर्जी। आप प्राची जी दूसरी दिशा में जा रही हैं। ना मैं नहीं जा रही सर, आपने जो कहा उसी में काउंटर क्वेश्चन था। आईपैक हमारी पार्टी की पॉलिटिकल एनालिसिस का काम करती है और हमारी पार्टी के नीति निर्धारण में हमारी पार्टी की बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आईपैक के माध्यम से। बहुत छोटा जवाब शहजाद जी आपसे ले रही हूँ, फिर उसके बाद दो अन्य मेहमाने चर्चा में लेकर आ रही हूँ। भाई आप जानते हैं शहजाद जी कि आईपैक इनकी पूरी स्ट्रैटेजी मैनेज करती है, चुनाव एकदम सर पर आ गए हैं, इसलिए जानबूझकर उस कंपनी को आप टारगेट कर रहे हैं। प्राची जी, आईपैक अगर पार्टी के विषयों को मैनेज करती है तो पार्टी के विषय के लिए पुलिस ऑनगोइंग रेड में जाकर फाइल कैसे ले रही है? पुलिस सरकार की फाइल को प्रोटेक्ट करे ये तो समझ में भी आता है, ये फिर भी तर्कसंगत है, हालांकि इसमें नहीं किया जा सकता, पर पार्टी की फाइल के लिए तो ये तो अपने आप को फंसा रहे। पहली बात। दूसरी बात मैं आपको दिखा रहा हूं 2022 में 2025-26 के कैंडिडेट कैसे तय हो रहे। तीसरी बात, किसी भी स्थिति में क्या सिटिंग सीएम, मान लीजिए बीजेपी का मुख्यमंत्री किसी निजी कंपनी पर रेड हो तो वहां पर जाकर रोक देता, या लालू जी पर अभी तो चार्जेस फ्रेम हुए, मान लीजिए कि लालू जी का परिवार चला जाता और ईडी सीबीआई की रेड हो रही थी तो वो वहां पर जाकर वो धरना कर देता या वो रोक देता या फाइल चुरा लेता, क्या न्याय संगत है? ये संविधान संगत है? और चौथी बात मैं पूछना चाहता हूं कि भाई अगर मिसयूज हो रहा है ईडी का, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आपकी इस याचिका को खारिज किया था 14 पार्टी की, आप क्वॉश करवा देते ना,
2 साल पहले, 3 साल पहले मेरे चारों सवाल तर्क संगत है, पर एक सवाल का भी जवाब नहीं है, केवल गए तो रेटोरिक है ना हाईकोर्ट में। शहजाद जी गए हैं हाईकोर्ट में, ईडी चली गई हाईकोर्ट, तो टीएमसी भी गई है हाईकोर्ट। इस बात का विरोध तो कर ही रही है। ना प्राची, अपने बंगाल के रिपोर्टर को प्लीज लाइव ले लो। हाईकोर्ट में आज इनके कार्यकर्ताओं ने उत्पात मचाया है, आप प्लीज अपने रिपोर्टर को लाइव लो। हमारे पास तो पूरी जानकारी है, दोनों पक्ष चले गए हैं, टीएमसी भी गई है और बार बार टीएमसी के तमाम नेता कह भी रहे हैं कि हाईकोर्ट से हम फैसला लेकर आएंगे। लेकिन चलिए उनसे पूछ लेती हूं, का काम टीएमसी ने किया। उनको बीच में ले आती हूँ जिन्होंने सबसे ज्यादा भुगता है इस प्रकरण को, और वो है संजीव झा जी, जिनकी पार्टी ने सबसे ज्यादा भुगता है और वो बार बार कह रहे थे ईडी का मिसयूज होता है। संजीव झा जी, ऐसा क्या है, ईडी देश के किसी भी कोने में जाती है और वो गैर बीजेपी शासित राज्य होता है तो वह हंगामा बरप जाता है, मुख्यमंत्री को बीच में जाना पड़ता है, मुख्यमंत्री को फाइल निकाल कर लानी पड़ती है। क्या ये सही है? अब देखिए आप पूरा पैटर्न देखेंगे तो पूरा पैटर्न में आपको दिखेगा केवल वही ईडी जाती है जहां विपक्ष की सरकार है और जहां चुनाव होता है, और छापे होती हैं, गिरफ्तारियां होती हैं, लेकिन ट्रायल नहीं पूरा होता। ट्रायल फिर सालों चलता है और फिर उसके बाद जितने अलग अलग लीडर्स हैं उनको डरा करके जो पार्टी में शामिल हो गया ठीक है, जो शामिल नहीं होगा उसके खिलाफ केस चलता रहता है। भाई अजीत पवार याद है ना, 20 साल तक केस चला था। 20 साल के बाद जब वो तैयार हो गए जाने के लिए बीजेपी में, केस खत्म हो गया। शिवेंदु अधिकारी नारदा में कैमरे के सामने पकड़े गए थे, लेकिन अगर बीजेपी में चले गए तो केस खत्म हो गया उनका। हेमंत बिस्वा, आप ऐसे ढेरों देखेंगे आप कि बरसों ईडी सीबीआई जांच करती रही, शामिल हो गए भारतीय जनता पार्टी में तो केस खत्म, जो शामिल नहीं हुआ उसके खिलाफ केस चल रहा है। अब एक बात समझिए आप कि भारतीय जनता पार्टी जहां जहां चुनाव लड़ने जाती है, पहले ईडी सीबीआई को भेजती है, आईटी को भेजती है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जाती है। तो इसका मतलब आप चुनावी हथकंडे में आप ईडी सीबीआई का उपयोग कर रहे हैं। फिर इस देश के फेडरल स्ट्रक्चर का क्या होगा? अपोजिशन की सरकार को अगर तुम इस तरह संस्थाओं से दुरुपयोग करोगे तो फिर देश का फेडरल स्ट्रक्चर मजबूत होगा या कमजोर होगा? तो फिर तो आप कमजोर कर रहे हो। अब बंगाल में चुनाव है और टीएमसी स्ट्रेटजी मैनेज करती है। स्ट्रेटजी अगर मैनेज करती है तो उनके यहाँ सारे बूथ एजेंट का डिटेल्स होगा, बाकी प्लानिंग होगी, वो सारी चीजें होगी। और ये इसलिए नहीं कोई जांच कर रहे, इसलिए वो सारी प्लानिंग स्ट्रेटजी लेने, ये चोर लोग हैं। या कोई याद है, आपने देखा होगा चंडीगढ़ में चुनाव चल रहा था मेयर का, वैलेट की चोरी कर ली। कभी ये आप इन्फ्लेशन रेट की डेटा चोरी कर लेते हैं, बेरोजगारी का डेटा चोरी कर लेते हैं, जीडीपी का डेटा चोरी कर लेते हैं, दिल्ली में प्रदूषण है, पॉल्यूशन की डेटा चोरी कर लेते हैं। आप मुझे बताइए, एक प्राइवेट संस्थान है ना आईपैक, अगर ये डराना धमकाना चाहते हैं तो पार्टी के किसी नेता के घर पर रेड डालते, या पार्टी दफ्तर में जाते, या ममता बनर्जी के किसी भी नेता पर, किसी भी मंत्री पर डोरे डालते अगर उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करना है। अब प्राइवेट संस्था को थोड़ी ना शामिल करेंगे अपनी पार्टी में। चुनाव के समय में सबसे इंपॉर्टेंट लोग वो हैं जो चुनाव की स्ट्रेटजी डिसाइड करते हैं, क्योंकि सारी स्ट्रेटजी वहां होती है। हम गुजरात में चुनाव लड़ रहे थे, इनकी पुलिस आती थी, उठा करके ले जाती थी हमारे लोगों को, हमारा कंप्यूटर सारा डेटा ले लिया, और फिर मान लीजिए आज जांच के नाम पे सभी आईपैक के एम्प्लॉइज को बुला के पूरे दिन रखेंगे अपना, कैसे स्ट्रेटजी बनेगा, कैसे जांच होगा? तो अगर ऐसे तो चुनाव आप नहीं जीत सकते, तो आप ईडी भेज करके अब उनके जितने भी एम्प्लॉइज हैं सबको बुला लेंगे कि जांच कर रहे हैं, पूरे दिन बैठाएंगे। ये आई ना बात शहजाद जी, ये है आपकी स्ट्रैटेजी। देखिए अभी तक जो कोई प्रूफ नहीं कर पा रहा था वो संजीव जी ने प्रूफ कर दिया। भाई आपको समय खाना करते रहे हमारे साथ, गुजरात में करते रहे। और ममता बनर्जी जो कह रही है वो भी बता देती हूँ, ममता बनर्जी ने कहा है कि कल मेरा पुनर्जन्म था, मैंने जो किया वो ठीक किया, क्योंकि बीजेपी हमला करने वाली पार्टी और मुझे हमलों की आदत है। क्या करने चाह रहे थे आप ऐसा बंगाल में? प्राची, मैंने एक न्यूज रिपोर्ट उठाई है, ये कह रहे ना ये प्रताड़ित है ईडी सीबीआई से। ये जब ईडी और सीबीआई की कार्रवाई शुरू हुई लिकर स्कैम में तो पवन खेड़ा सबसे पहले आगे, हमने शुरू करवाया था ये स्कैम की इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, अपने भाई जो है संजीव भाई, वैसे केवल विधायक नहीं, बड़े नेता है आम आदमी पार्टी के, ये छत्तीसगढ़ के भी शायद प्रभारी थे, तब ये बोलते थे भूपेश बाघेल पर ईडी कार्रवाई करे, वहां के लिकर स्कैम पर, तब इनको ईडी बड़ी अच्छी लगती थी। और फिर एक हमारी नेत्री है सबसे बड़ी चिल्लाने वाली, मामला है ये, शिक्षा का मामला नहीं है।
शराब की बात हो रही है, शिक्षा पर छुपने का काम मत। ये इनकी फेवरेट नेता सुप्रिया शिंदे बोलती है कि ये तो शराबी है, पाठशाला खोल दिए, मधुशाला खोल दिए पाठशाला के बदले। भाई कांग्रेस चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि आप भ्रष्ट हो। अच्छा, ईडी सीबीआई से आप इतने प्रताड़ित है तो मुझे एक बात बताइए, इतने बड़े बड़े वकील उमर और शर्जील के लिए खड़े कर देते हैं, भाई एक आध जाकर आपके केस बंद क्यों नहीं करवा देता? ना ममता बनर्जी करवा पा रही है, अभिषेक सिंघवी के इतने निकट है ये लोग, और ये कपिल सिब्बल के इतने निकट है, नहीं करवा पा रहे। और आखिरी बात मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि देखिए, मैं सिर्फ पूछना चाहता हूं संजीव झा जी से कि अगर कोई रेड निजी कंपनी पर चल रही है तो क्या एक सिटिंग सीएम को यह अधिकार है संविधान में कि वो जाकर पुलिस के माध्यम से ऑब्स्ट्रक्ट करे? आप कोर्ट चले जाइए, आप स्टे ले लीजिए, भैया आप स्ट्रैटेजी नहीं बनाने देंगे। आप ईडी को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से चाबुक पड़वाइए, पर क्या रेड को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकते हैं? आप चुनावों के बीचों बीच अगर डिस्टर्ब करेंगे, बार बार कंपनी के लोगों को बुला लेंगे या वहां जाकर बार बार रेड मारेंगे, तो ये स्ट्रैटेजी कैसे बनाएंगे? चुनाव कैसे जीतेंगे? यही तो है ना आपका पूरा खेल, यही आपकी पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग। ईडी के नाम पर बार बार एम्प्लॉइज को बुलाएंगे और काम करने नहीं देंगे आप टीएमसी वालों को। मैं जवाब दे दूं इनको, कैसे जीतेंगे फिर ये? फिर आ रही हूँ संजीव जी। प्राची 2022 की गोवा की फाइल में आज के बंगाल की चुनाव की क्या स्ट्रैटेजी है? और मैं इनसे पूछना चाहता हूं, सुनिए ना, अगर ये स्ट्रैटेजी का मामला है तो बंगाल पुलिस क्यों जा रही है वो फाइल रिकवर करने? चलिए स्टेट गवर्नमेंट का हो तो समझ सकता हूं। ठीक, और जवाब दीजिए ना संजीव जी इस पर, फिर सुनील जी फौरन आपके पास आ रही हूं। संजीव जी इस बात का जवाब तो मुझे दे दीजिए। इतनी मैं फिर आपसे कोशिश कर रही हूँ सवाल पूछने का। इतना अगर कानून का आप हवाला देते हैं तो ये कौन सी कानून में लिखा है कि ईडी कार्रवाई करने गई है तो वहां सूबे की मुख्यमंत्री जाती है कार्रवाई के बीचों बीच और वहां से एक फाइल निकाल कर ले आती है और स्टेट पुलिस साथ में होती है? क्या ये ठीक है? अच्छा, एक बात बताइए, एक बात बताइए कि हेमंत सोरेन को इन्होंने चुनाव के समय में जेल में बंद कर दिया, बाद में कोर्ट ने उनको बेल दिया। हमारे सभी नेताओं को इन्होंने जेल में बंद कर दिया, बाद में उनसे कोर्ट बेल दे दिया। और केवल 193 पॉलिटिकल केसेज में केवल 2 केसेज में कन्विक्शन हुई है। और 20-20 साल तक सभी ईडी सीबीआई को उपयोग क्यों करते हैं? बदला लेने के लिए। वो और कुछ केसेस कर सकते थे। आप क्या चाहते हैं कि सारी पॉलिटिकल पार्टियां इनकी इस डराने की शिकार होते रहे, कोर्ट में लड़ते रहे, चुनाव न लड़े? यही तो इनका तरीका है करने का। ये नहीं कहते हैं कि ईडी सीबीआई का उपाय निकाला है कि जब कोई केंद्रीय जांच एजेंसी कहीं जांच करने जाएगी तो सूबे की मुख्यमंत्री पहुंच जाएंगी स्टेट पुलिस के साथ और वहां जाकर कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो अपने साथ लेकर आ जाएंगे। ये सही तरीका है क्या सुनील जी? नहीं तो ये तो फिर अरे बोलिए ना, आप लोगों ने भी बोला, आपके नेताओं ने भी बोला, भाई आप ही ने मुझे बताया ना कि इस देश में अदालतें हैं, बेल मिल जाती है। अगर गलत मुकदमे में डाला जाता है अंदर तो यहाँ देश की अदालतें हैं ना जो आपके पक्ष में फैसला सुना देती हैं। तो इंतजार करिए ना देश के न्यायालय का। रुकिए अब सुनील जी, 6 महीने 2 रुक जाए संजीव जी सुनील जी, ये कहाँ का तरीका है मुझे बताइए? आप कह रहे हैं कि बीजेपी चुनाव जीतना चाहती है स्ट्रैटेजी चुराकर, लेकिन यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि ईडी के खिलाफ ही हो गए हैं ममता बनर्जी या पूरा का पूरा विपक्ष। ईडी जहां जाएगी वहां बवाल होगा ही होगा। क्या ईडी अपना काम ना करे? नहीं प्राची जी, कोई ईडी और सीबीआई के खिलाफ नहीं है, लेकिन अगर ईडी और सीबीआई बीजेपी का फ्रंटल संगठन बन के काम करने लगेगा तो स्वाभाविक है उसका विरोध होगा। क्यों नहीं विरोध होगा? और आप भी समझ रहे हैं, आपके सारे दर्शक समझ रहे हैं कि यह कोई भ्रष्टाचार को लेकर के ईडी का हमला नहीं है या ईडी का छापा नहीं है। यह पॉलिटिकल छापा है, राजनीतिक छापा है। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि इसी 1 महीने के अंदर आरएसएस के, बीजेपी के संगठन के बड़े पदाधिकारी बंगाल होकर के आए। उन्हें जानकारी हो गई कि वो बंगाल बीजेपी नहीं जीत रही। फिर तथाकथित इनके चाणक्य भी 3 दिन होकर के आए बंगाल। उनके पास भी रिपोर्ट आ गई कि बंगाल में ममता दीदी की ही सरकार बन रही है, आप नहीं जीत रहे हैं। तो जब बीजेपी आरएसएस को लगता है कि कहां जहां पर हम नहीं जीत सकते वहां फिर ईडी और सीबीआई ये लोग भेजते हैं। अगर भ्रष्टाचार को लेकर के ईडी है तो स्वाभाविक है अजीत पवार के पास ईडी को जाना चाहिए, शुवेंदु अधिकारी के पास जाना चाहिए, आसाम के मुख्यमंत्री के पास जाना चाहिए। लेकिन है क्या कि ये आप भी अब तक समझ गए होंगे कि इस देश में राष्ट्रवाद की परिभाषा बीजेपी ने बदल दी। अभी बीजेपी के प्रवक्ता भ्रष्टाचार और बलात्कार की बात कर रहे थे। बीजेपी में जो बलात्कारी शामिल हो जाए वो राष्ट्रवादी, जो भ्रष्टाचारी शामिल हो जाए
वो राष्ट्रवादी, ठीक। जो बेईमान शामिल हो जाए वो राष्ट्रवादी, जो झूठा शामिल हो जाए वो राष्ट्रवादी, और जो इनसे सवाल करे, इनके साथ ना आए, उसके यहां ईडी और सीबीआई। तो सवाल यह है, अभी वो कह रहे थे कि टीएमसी के गुंडे, ये जब उत्तर प्रदेश में आते हैं तो कहते हैं समाजवादी पार्टी के गुंडे। ठीक। ये दरअसल पॉलिटिकल वर्कर को भी नहीं, गुंडे मुझे इसलिए सुनील जी कहते आप ही हैं। बता दीजिए, ये किस मुझे परंपरा आप ही के बता हैं? दीजिए, जैसे इस चलिए आप देश ही में बता अंग्रेजी दीजिए, और वो हुकूमत तरीका थी। प्लीज सुन लीजिए, सुझाकर जाइएगा सुन लीजिए। ताकि अरे शहजाद मैं जी खत्म उसका कर रहा जवाब हूं, दे दें। मैं खत्म कर रहा हूं। बस एक सवाल इसमें ऐड कर लीजिए बस सुनील जी, बस एक तरीका मुझे बता दीजिए, अगर कहीं पर भ्रष्टाचार का जी, कोई मामला जी। मिल रहा है, कोई शिकायत मिल रही जी। है और ईडी अगर जांच करना चाहती है, और फर्ज करिए कि वो राज्य है जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, तो ईडी को क्या करना चाहिए सर? ये सोचकर हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाए ईडी कि वहां बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं तो हम नहीं जाएंगे, वरना ये विंडिक्टिव पॉलिटिक्स हो जाएगी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ईडी को अपना काम करना चाहिए। ईडी को बीजेपी के प्रति कम और संविधान और कानून के प्रति ज्यादा भरोसा जताना चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूं आपके कार्यक्रम में, ईडी जब देश के भ्रष्टाचारियों की लिस्ट बनाए तो जो नंबर 1 भ्रष्टाचारी हो सबसे पहले उसके यहां जाए, नंबर 2 उसके यहां, उसके बाद उसके यहां जाए, नंबर 3 उसके बाद जाए। जो भाजपा में नंबर 1 से लेकर नंबर 100 तक बैठे हैं, वहां ईडी सीबीआई जा ही नहीं रही। भाई शिकायत मिल रही थी, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था, कल ईडी ने बाकायदा अपनी प्रेस रिलीज जारी करके बताया है कि हम किस मामले में छापेमारी करने गए थे, लेकिन सूबे की मुख्यमंत्री पहुंच गई और उस छापेमारी के दौरान क्या हुआ आप सबने देखा। भाई काम करने देंगे तब तो दूध का दूध और पानी का पानी सामने आएगा ना, पता चलेगा कि बीजेपी वाले ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं या वाकई में कोई मामला है। देखिए अभी तो चोर की दाढ़ी में तिनका नजर आ रहा है। देखिए प्राची जी, जी। ये लोग करते, सुनिए सुनिए सुनिए, ये करते क्या है? जैसे दिल्ली में ईडी ने क्या किया, सीबीआई ने क्या किया, सबको जेल भेज दिया। केजरीवाल जी को भेज दिया, संजय सिंह को भेज दिया, इनके सारे सिसोदिया जी को भेज दिया और अपनी सरकार बना ली। अब ईडी नहीं जा रही है दिल्ली, आम आदमी पार्टी के किसी नेता को नहीं परेशान कर रही। हेमंत सोरेन को जेल में भेज दिया, उसके बाद हार गए। जवाब दें शहजाद पूनावाला तो ये अभी अगर बंगाल में ममता जी को या किसी बड़े नेता को जेल भेज अच्छा यानी आईपैक पर, अच्छा यानी आईपैक पर अगर छापा पड़ेगा तो आईपैक पर अगर छापा पड़ेगा तो टीएमसी के नेता परेशान हो जाएंगे, आप ये कहना चाह रहे हैं? जवाब दें शहजाद पूनावाला जी। हाँ प्राची मैं ये नहीं कह रहा हूँ। हाँ बोले मैं तो ये कह रहा हूँ कि ईडी और सीबीआई रुक जाए सुनील जी, रुक जाए सुनील जी, रुक जाए। करूंगा कि मेरी बारी में वो बीच में डिस्टर्ब ना करे। बोले सर। सुनील जी ऐसा तो नहीं हो सकता आप 3 वर्सेस 1 में भी आप लोग अपना मतलब ये मुशायरा चलेगा। सुनिए ना, दूसरों की भी तो बात सुनिए ना। ऐसा है, सुनिए अभी क्या बोला सुनील जी ने। सुनील जी के लिए मेरा बहुत सम्मान भी है। सुनील जी ने बोला कि दिल्ली में हमने ईडी के माध्यम से केजरीवाल को, सिसोदिया को, सबको जेल भेजा। तो सुनील जी आपके सबसे BFF, ये बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर कांग्रेस क्यों पेड़े बांट रही थी? जरा पूछा आपने उनको? कांग्रेस पेड़े बांट रही थी, आपको नहीं दिया था क्या? अच्छा सुनिए, दूसरी बात, पूरी बात सुन लीजिए। सुनील जी को कितना बुरा लगा मैंने टीएमसी के गुंडे कहा। अरे बुरा लगेगा, सुनील जी के लिए तो अतीक और वो मुख्तार फरिश्ते हैं। अरे पर ये गुंडों की हरकतें सुन लो। 6 जनवरी को ईडी की टीम पे हमला, अप्रैल में NIA की टीम पर हमला, CRPF की टीम पर हमला, BSF की टीम पर हमला, BLO के ऊपर हमला, आदिवासी BLO के ऊपर हमला, संदेश खाली की महिलाओं के ऊपर हमला। इनकी हरकतें देखो। और आज भी कोर्ट में, हाई कोर्ट के जज को इंटिमिडेट कर दिया जी। तो इनको गुंडे नहीं तो क्या बोलूं, RJD को भ्रष्टाचारी नहीं तो क्या बोलूं, शिष्टाचारी बोलूं। तीसरी बात, अरे सुन लीजिए, पूरी सुन लीजिए। 10 सेकंड में मैं समाप्त कर रहा हूं भाई, 10 सेकंड में मैं समाप्त कर रहा हूं। प्राची बोले, आप बोले सर, 10 सेकंड में मैं समाप्त कर बोले। अब मैं समझता हूं कि तीनों पैनलिस्ट में से एक पैनलिस्ट संजीव झा है जो विधायक है, संविधान की शपथ लेकर यहां पे बैठे हैं, और हमारे सुनील जी भी बहुत वरिष्ठ है। मैं दोनों से पूछना चाहता हूं, अगली बार या जब कांग्रेस की सरकारें थी और किसी पे रेड होता था, मुलायम सिंह यादव जी को तो डिस्प्रपोर्शनेट एसेट केस में डाला था कांग्रेस ने, वो हमारे जमाने में बंद हुआ। तो सुनील जी, मुलायम सिंह यादव जी ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर वहां पे जो है ईडी या सीबीआई को रोक लेना चाहिए था। ठीक है, ये तरीका होता है क्या? या कोर्ट जाना होता है? और ईडी सीबीआई के खिलाफ 14 पार्टियां गई, एक सबूत आप नहीं दे पाए कोर्ट को। नहीं संजय शर्मा जी, इस बात का जवाब तो दीजिए। कोई तरीका, कोई रूल, कोई लॉ कुछ तो होता होगा ना किसी के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराने का। मैं आ रही हूँ फिर सुनील जी, फौरन संजय जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। ये सवाल उनसे पूछना बड़ा रिलेवेंट है क्योंकि मुख्यमंत्री खुद पहुंच गई थी। बताएं संजय शर्मा जी, आप खुद जिस बात का विरोध करते हैं शहजाद जी की, आप खुद वही करते हैं ना? आप जाते भी हैं और फिर ये भी कहते हैं कि हमने जो किया एकदम ठीक है, हम ऐसे ही करेंगे।
कि आखिर में चुनाव के समय ईडी को ये सब क्यों याद आता है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के जो लोग हैं, ये चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी की टीम बनकर क्यों काम करते हैं। और इन्होंने अभी संदेश खाली का जिक्र किया। संदेश खाली के जिक्र में संदेश खाली के जो लोग हैं, उनको जब समझ में आया कि भारतीय जनता पार्टी ने 2-2 हजार रुपए देकर महिलाओं से ब्लैंक कागज पर साइन करवा लिए, ये भांडा जब फूटा तब ये लोग कहीं के नहीं रहे। ये और क्या बोले जा रहे हैं? चुनाव में वहां से टीएमसी ने जीत आदिवासी महिलाओं पर क्या आरोप लगा रहे हैं? आप हमें राजनीति सिखाएंगे? आपके नेता बंगाल में अरे कोई नहीं सिखा रहा संजय शर्मा जी। शर्मा जी, आदिवासी महिलाओं पर इस प्रकार का आरोप ठीक अरे है। आपको कोई राजनीति नहीं सिखा रहा है संजय शर्मा जी, रुकिए। आपको कोई राजनीति नहीं समझा रहा है, आपको राजनीति कोई समझाएगा भी नहीं। आप लगातार वहां सत्ता में हैं, मुख्यमंत्री लगातार वहां ममता बनर्जी बन रही है। बात सिर्फ इतना है कि क्या डराने धमकाने से काम चल जाएगा? आप डराएंगे, धमकाएंगे, प्रेशर बनाएंगे तो क्या केंद्रीय जांच एजेंसी अपना काम करना छोड़ दें? आप सड़कों पर आ जाएंगे तो क्या वो छापेमारी करने ना पहुंचे? संदेश खाली में जाएंगे तो हमला कर देंगे, चिटफंड मामले में जाएंगे तो वहां धरने पर बैठ जाएंगे। ये गलत है ना संजय जी? नहीं प्राची जी, जी बोलिए। ये जब आप शहजाद जी बोलेंगे तब आप उनको बोलने देंगे। नहीं सर, तीनों बोल रहे हैं आप। नहीं संजय जी, आप तीनों बोल रहे हैं। और ये मैं कह रही हूँ ना, ये आरोप भी आप लोगों की बातों से ज्यादा पुराने हो गए हैं। आप जैसे ईडी के बारे में रटकर बात करते हैं ना, ऐसे आप आरोपों को भी रटकर आते हैं। देखते नहीं है आप कि यहाँ तीनों को बराबर मौका मिल रहा है, चारों को बराबर मौका मिल रहा है। खैर, इतना ही वक्त था इस डिबेट में मेरे साथ, इस टॉपिक पर इतना ही वक्त था। शुक्रिया संजय शर्मा जी और संजीव झा जी, सुनील जी और शहजाद मेरे साथ बने रहेंगे। अब मुकाबला में अगली बहस का वक्त हो गया है और जो अगला टॉपिक है मुकाबला में बहस का, वो है 27 की आई चिट्ठी पर। यूपी में 2,89,00,000 वोटर्स का नाम क्या कटा? सियासी चेहरों की मानो हवा ही उड़ गई। जो अखिलेश यादव कल तक बीजेपी को पीडीए फॉर्मूले का डर दिखा रहे थे, आज वही अखिलेश उसी पीडीए से गुजारिश कर रहे हैं कि उनके नाम खुला खत लिख रहे हैं। सवाल यह है कि अखिलेश यादव को डर सता रहा है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर लेटर लिखकर वोटर्स को क्यों डरा रहे हैं? अखिलेश यादव ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है जिसमें वो लोगों को बहका रहे हैं कि अगर उनका वोट कट गया तो उनकी जमीनें, हक अधिकार, धन दौलत, सोना चांदी, जमा पूंजी, जमीन जायदाद सब कुछ छिन सकता है। ड्राइविंग लाइसेंस आपका छिन सकता है, आपकी गाड़ी के कागजात आपसे छिन सकते हैं। ये सब कुछ अखिलेश यादव बकायदा एक लेटर जारी करके कह रहे हैं और ये लेटर इस वक्त मेरे हाथ में भी है, जिसमें अखिलेश यादव बड़ा साफ साफ लिख रहे हैं कि ये राशन कार्ड, सरकारी योजनाएं, जाति प्रमाण पत्र, नौकरी, आरक्षण, खाते, अकाउंट, शेयर इन्वेस्टमेंट, बीमा, ड्राइविंग लाइसेंस, ट्रैक्टर, गाड़ी के कागजात, पैन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बिजली पानी कनेक्शन, सब कुछ बीजेपी वाले छीन लेंगे क्योंकि आपका वोटर लिस्ट में से नाम कट गया है। अब सवाल यह है कि क्या वोटर लिस्ट में से नाम कटने के बाद वाकई में ऐसी आपदा लोगों पर आ जाएगी? क्या अखिलेश यादव सही बता रहे हैं या डर फैला रहे हैं? क्या अखिलेश यादव को लग रहा है कि योगी ने उनसे उनकी सियासी जमीन छीन ली है? सवाल यह है कि वोट कटे किसके हैं? मुकाबला में अब अगली बहस इसी मुद्दे पर करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं, शहजाद पूनावाला और सुनील जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रोहित अग्रवाल आरएलडी के प्रवक्ता हमें ज्वाइन कर रहे हैं। रोहित जी, आपका बहुत स्वागत है। सुनील जी, सीधा सवाल है आपसे, ये डर क्यों फैला रहे हैं? ये गलत जानकारी क्यों वोटर्स को बता रहे हैं? वोटर आईडी ना होने से ऐसा क्या हो जाएगा? आप तो कह रहे हैं आपकी नागरिकता, आपकी जमीन, आपका सोना चांदी, आपकी जमीन जायदाद सब छिन जाएगा। कैसे? देखिए प्राची जी, मैं सबसे पहले तो आप बड़ी पत्रकार हैं, आपसे अनुरोध करूंगा कि ये ना कहें कि बहका रहे हैं, आप ये कहिए कि माननीय अखिलेश यादव जी सचेत कर रहे हैं। अच्छा, मेरा एक सवाल है आपके कार्यक्रम के माध्यम से। उत्तर प्रदेश में लगभग 3 करोड़ मतलब 2,87,00,000 वोट कट गया है। इसको बीजेपी या चुनाव आयोग क्या कहेंगे? ये पहले फर्जी था या अब ये कहां चला गया? आपने चुनाव, मैं तो आपके कार्यक्रम के माध्यम से चुनाव आयोग से कहूंगा, आपने मृत लोगों की जानकारी दे दी है। डुप्लीकेसी जितनी थी 25 लाख कुछ, वो आपने दे दी है। बाकी कहां गए? दिल्ली गए, बंबई गए, कलकत्ता गए, विदेश चले गए, या वो फिर पाकिस्तानी थे, अफगानी थे, रोहिंग्या थे, बांग्लादेशी थे? वो कौन लोग थे? और अगर आप जिंदा हैं, 18 साल से ऊपर हैं और आपका वोट का अधिकार नहीं है,
तो इसका मतलब फिर क्या है? फिर तो आप भारत के निवासी है नहीं, उत्तर प्रदेश के निवासी है नहीं, फिर आपको सुनील जी, गुजारिश करूंगी कोई सुविधा आपसे। मिलेगी? देखिए मेरी क्यों तरह आप नौकरी मिलेगी? भी मेरी तरह आप क्यों? भी बड़े समझदार नहीं, हैं मुझे आप और बता वरिष्ठ प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। आप भी बड़ा एकदम सही बात करते हैं, बड़ी खरी खरी बात करते हैं। चलिए मैं मान लूंगी कि मैं बहकाना ना कहूं इसे, मैं अपना शब्द वापस ले लूंगी। आप मुझे प्रूफ कर दीजिए सुनील जी कि अगर आपका, मेरा, शहजाद जी का या रोहित जी का, हम चारों लोग जो भी बैठे हैं, हम में से किसी का भी नाम अगर वोटर लिस्ट में से कट गया तो कल को मेरा घर मुझसे छीन लिया जाएगा, मेरे गहने मुझसे छीन लिए जाएंगे, मेरी गाड़ी मुझसे छीन ली जाएगी, मेरी नौकरी मुझसे छीन ली जाएगी। प्रूफ करिए ना सर, कहां लगता है ये कौन मांगता है आपसे कि आप पहले बताइए वोटर लिस्ट में आपका नाम है कि नहीं? ये प्राची जी। जी बोले। प्राची बोले। प्राची जी, ये जो सवाल आप मुझसे कर रही हैं, ये सवाल आपको पहले चुनाव आयोग से करना चाहिए, फिर बीजेपी से पूछना चाहिए। बीजेपी किन के लिए कैंप बना रही? नहीं, चुनाव आयोग ने ना तो ऐसा कहा है, आप अगर चुनाव आयोग ने ना तो ऐसा कहा है, ना भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा किया है। चुनाव आयोग सरकार नहीं चला रहा उत्तर प्रदेश में। अरे सुनिए ना, उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग सरकार नहीं चला रहा है। अखिलेश यादव जी ने अगर ये चिट्ठी लिखी है, सुनील जी सुनिए ना, मैं तो चाह रही हूं कि आप जो बताना चाह रहे हैं वो मेरे दर्शकों को समझ में आए, इसीलिए पूरा दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। अखिलेश यादव जी ने जो ये चिट्ठी लिखी है बाकायदा पूरे रिसर्च के साथ लिखी होगी। भाई किसी ने तो उनको बताया होगा ना, कोई तो उनके पास आया होगा कि वोटर लिस्ट में मेरा नाम नहीं है तो मुझसे जाति प्रमाण पत्र छीन लिया गया, राशन कार्ड छीन लिया गया, खाते अकाउंट बंद कर दिए गए, बीमा ड्राइविंग लाइसेंस छीन लिया गया, मेरे गाड़ी के कागजात छीन लिए गए, मेरा पैन कार्ड बंद कर दिया, मेरा आयुष्मान कार्ड बंद कर दिया, कॉलेज यूनिवर्सिटी से मुझे निकाल दिया या बिजली पानी का कनेक्शन काट दिया। ये कैसे है संभव? मुझे बताएंगे ये सब कुछ लेने में किन डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल होता है? देखिए अच्छा देखिए प्राची जी, अच्छा सवाल है। माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, देश के बड़े नेता हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और लगातार जनता से भी संवाद कर रहे हैं और मुख्यमंत्री रहे हैं तो स्वाभाविक है कि जो सरकार में बैठे अधिकारी कर्मचारी हैं उनसे भी बात होती है। तो एक तरफ तो उन्हें जानकारी आ रही है कि बड़े पैमाने पर वोट कट गया है, जिस बात को खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने चुनाव आयोग से पहले स्वीकार कर लिया था। बाद में चुनाव आयोग ने कह दिया कि 2,87,00,000 वोट कट गया उत्तर प्रदेश। ये पॉइंट आपका वैलिड है। फिर जो अधिकारी और कर्मचारी जानकारी दे रहे हैं, वही सुन लीजिए। हाँ बोले। वही लोग जानकारी दे रहे हैं कि अब बीजेपी सरकार का नेक्स्ट प्लान क्या है, कि जिसका वोट नहीं बनेगा, खास तौर से दलित, पिछड़े और मुसलमानों का, उसके खिलाफ सरकार यही अभियान चलाएगी। बड़े पक्के सूत्र हैं सुनील जी आपके कि सरकार की सारी खुफिया जानकारी आपको मिल रही है और उसके बावजूद आप नहीं रोक पाते हैं इनको, फिर भी आप नहीं रोक पाते हैं इनको, फिर भी नहीं रोक पाते हैं। आपको पता है काला कानून लेकर आने वाले हैं तो आपको तो इनके खिलाफ सड़कों पर उतरकर विद्रोह कर देना चाहिए, शहजाद पूनावाला जी की पार्टी और उनकी सरकार के खिलाफ। एक सीधा सवाल पूछा था सुनील जी, मैं आपको वक्त दे रही हूं क्योंकि दो अन्य मेहमान हैं, उनको चर्चा में ले आऊं, मैं आपको वक्त दे रही हूं। मुझे पूरा भरोसा है कि आपके नेता ने जो कुछ ये कहा है या आप जो कुछ यहाँ कह रहे हैं वो तथ्यों के आधार पर कह रहे होंगे। मैं फिर रिपीट कर देती हूँ, पैन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, यूनिवर्सिटी कॉलेज में दाखिला या मेरा राशन कार्ड या कॉलेज यूनिवर्सिटी बिजली पानी कनेक्शन, जाति प्रमाण पत्र, इसका वोटर ID कार्ड से क्या कनेक्शन है ये मुझे बताइएगा। सुनील जी थोड़ा सा वक्त दे रही हूँ, इतने आपके सवाल शहजाद पूनावाला जी से पूछ लेती हूँ। शहजाद जी फिर दोहरा रहा हूं, पहली बात तो मैं दोहरा रहा हूं, ऐसे नहीं आप मुझे प्रूफ करिएगा, आप डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बताइएगा कि जब मैं कहीं पैन कार्ड या मैं अपना कॉलेज यूनिवर्सिटी में दाखिला, जाति प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई करती हूँ तो क्या क्या मांगा जाता है मुझसे। अब शहजाद जी पहली बात तो बचकर रहिए, आपकी एक एक जानकारी पहुंच रही है सुनील सिंह जी के पास, उनकी पार्टी के पास, आपकी मनमानी नहीं चलेगी। अधिकारी सब बता रहे हैं इनको कि आगे आप क्या करने जा रहे हैं वोट काट कर। प्राची जी आपकी अगर अनुमति हो, 33 मिनट हो चुके हैं इस डिबेट में और इस सेगमेंट में कम टाइम रहेगा और मेरे साथी RLD, वैसे मेरा भी वोट यूपी से ही है पर मैं चाहता हूं कि एक बार उनको मौका मिल जाए, फिर उसके बाद आप मेरे पास आना, मेरे पास सारे जवाब है पर RLD के साथ बड़ा अन्याय होगा, मेरे साथी है वो, उनसे आप ले लीजिए एक कमेंट फिर मेरे पास आइए। अब देखिए जोड़ी, ये जो प्यार है, जो दोस्ती है, रोहित जी मुस्कुरा रहे हैं, आप अपना समय भी देखिए, शहजाद आपको दे रहे हैं, अमूमन कमी करते हैं शहजाद ऐसा। रोहित के ऊपर पूरा भरोसा, आप ले लीजिए। बोले रोहित जी। नहीं प्राची जी देखिए, यही गठबंधन होता है, यही गठबंधन की खूबसूरती होती है कि हम एक दूसरे के पूरक होते हैं और एक दूसरे के ऊपर विश्वास होता है, जो कि अगर यहाँ कांग्रेस के प्रवक्ता होते तो सुनील जी कभी भी ना देते उनको समय।
तो देखिए स्थितियां बिल्कुल साफ हो गई हैं। अब तो जनता हंसने लगी है जब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बोलते हैं इस तरीके से कि सब कुछ लुट जाएगा, सब कुछ छिन जाएगा, तो जनता हंसने लगी है। अब आप देखिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ये बड़े नेता हैं, खुद विधायक रहे हैं, इन्होंने एक्सेप्ट किया कि सरकार के अंदर इनकी इतनी पैठ है कि अधिकारी और कर्मचारी इनको खबरें दे रहे हैं, पर इनको उन्हीं अधिकारी और कर्मचारियों पे ये विश्वास नहीं है कि वो इनका वोट कटने नहीं देंगे। उन्हीं अधिकारी और उन्हीं कर्मचारियों के ऊपर इनको ये विश्वास नहीं है कि ईवीएम में अगर कोई गड़बड़ी होगी तो वो सूचना सुनील जी तक या अखिलेश यादव जी तक पहुंचा देंगे। तो अब स्थितियां देखिए बिल्कुल साफ है ना। यही चीज मैं कई बार कह चुका हूं कि क्या समाजवादी पार्टी का कोई भी डीएम, कोई भी अधिकारी ऐसा नहीं है जो कि किसी जिले में तैनात हो। कम से कम आधे जिलों में तो आपका भी अधिकारी तैनात होंगे जो कि आपकी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं जज्बात रखते होंगे, क्योंकि आपके भी ठीक ठाक वोटर हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। और ऐसी स्थिति में आप इस तरीके की जब भ्रामक बातें फैलाते हैं कि ईवीएम के अंदर गड़बड़ी है साहब, नहीं रोहित जी, यहाँ आप गड़बड़ कर रहे हैं। अधिकारी किसी का नहीं होता है, गड़बड़ी है साहब, अधिकारी किसी का नहीं होता है। और आप सुनील जी की तरफ एक उंगली उठाएंगे तो 3 उंगली आपकी तरफ होंगी और सुनील जी को फिर ये कहने का मौका मिल जाएगा कि अधिकारी आपके इशारे पर काम करते हैं। सुनिए ना, एक मिनट सुनिए, अधिकारी इनको बताते तो हैं, लेकिन ये करें क्या? सरकार में तो आप है ना, ये तो फिर जनता के सामने ही रख सकते हैं ना। मुझे बताइए, आप सोना चांदी क्यों छीनना चाहते हैं? पहले बताइए मुझे रोहित जी, सोना चांदी क्यों छीनना चाहते हैं? वोटर आईडी कार्ड में से नाम हटाकर या वोटर लिस्ट में से नाम हटाकर? ये चीज तो सुनील जी को कम से कम बताना चाहिए कि वोटर आईडी में नाम जुड़वाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। और जितने डॉक्यूमेंट इन्होंने बता दिए कि जिनमें जो नाम कट आएगा वोटर आईडी ना होने की वजह से, उन डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए क्या वोटर आईडी मैंडेटरी है? नहीं। परंतु सुनील जी सिर्फ गुमराह करने के लिए बैठे हुए हैं। इनके पीडीए प्रहरियों ने बहुत अच्छा काम किया, पीठ थपथपाते नहीं ये थक रहे हैं, परंतु उसके बावजूद ये सिर्फ गुमराह करने के लिए जनता को और मुद्दा विहीन बातें करने के लिए ये टेलीविजन के ऊपर जनता तक गलत मैसेज पहुंचाने का काम करते हैं। वैसे सुनील जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 1 महीने का समय है। यदि किसी भी पीडीए प्रहरी से कोई भी आपके कार्यकर्ता का नाम छूट गया हो तो उसको जुड़वा दीजिए। खास तौर पर वही तो कह रहे हैं ना वो, भाई वही कह रहे हैं वो, वोट डालने का अधिकार आपका है रोहित जी, वो यही कह रहे हैं। परिवार का नाम जरूर जुड़वा, वो यही कह रहे हैं भाई। इतनी लंबी चौड़ी है जो चिट्ठी लिखी है प्रिय मतदाता और पीडीए प्रहरी के नाम अखिलेश यादव जी ने, इसमें यही कह रहे हैं वो, अपना नाम जुड़वा लीजिए वरना प्रलय आ जाएगी। शहजाद जी, क्या करना चाह रहे हैं आप? क्यों चाहिए आपको उत्तर प्रदेश के लोगों की जमीन? क्यों चाहिए उनकी जायदाद? ट्रैक्टर गाड़ी लेकर क्या करेंगे भाई आप लोग? देखिए, मैं तो कह रहा हूं कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के नेताओं का भी 30 सेकंड में अपनी बात समाप्त करूंगा। 30 सेकंड ही लूंगा क्योंकि सुनील जी को ही जवाब देना है। सुनील जी, मुझे एक बात क्लियर कीजिए, अखिलेश जी चाहते क्या है? जब 2.89 करोड़ वोट कटे तो पहले अखिलेश जी का स्टेटमेंट आया कि ये सब भाजपा के वोट कट गए। आज बोल रहे कि हमारे दलित मुस्लिम के वोट कट रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात, इन्होंने बिहार में भी यही दावा किया था। कितने कंप्लेंट फाइल किए भाई सुप्रीम कोर्ट में, एसआईआर में? और नतीजे आकर 45 दिन हो गए। प्राची जी, कितने इलेक्शन पिटीशन फाइल किए कि वहां पे वोट चोरी हुई? एक को नहीं। तीसरी बात, ये गजब की स्थिति है। अब मैंने देखा है कि कहां कहां सबसे ज्यादा वोट डिलीट हुए। लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा, प्रयागराज, कानपुर, आगरा, वाराणसी, मेरठ, गोरखपुर। इनमें से जो 70+ असेंबली सीट्स है 2022 में, उसमें 65 तो हम जीते हैं और 10 में से लोकसभा में हम लोग ने मैक्सिमम जीती है। तो हम अपने वोट कटा रहे हैं क्या? और आखिरी बात, गुजरात में 15% वोट डिलीट हुए, उत्तर प्रदेश में 18% और बंगाल और तमिलनाडु में 7, 8, 10%। तो भाई आप कहना क्या चाहते हो कि एसआईआर उनके खिलाफ यूज हो रहा है, एसआईआर हमारे खिलाफ? इनका आरोपित तय नहीं है। इसीलिए मैं आपको बताऊं क्या छिन गया है। इनका विक्टिमहुड कार्ड छिन गया है। और हां, फेक वोटर वोट नहीं कर पाएगा तो इनके परिवार का सोना चांदी जो है वो छिनने वाला है। इसीलिए ये सुनील जी कह रहे हैं। अन्यथा सुनील जी अभी तक तो जवाब ढूंढ ही लिया होगा प्राची जी के सवाल का। बिल्कुल, देखिए उनको चिंता है, आपके वोटर भी कट रहे हैं तो सुनील जी के माथे पर उतनी ही शिकन है। इससे ज्यादा क्या खूबसूरती हो सकती है लोकतंत्र की? सुनील जी बताइए सुनील जी, आज तो आप ही को जवाब देना है। निकम्मे नहीं है, मैंने भाई, पता है मुझे। भाई कोई एक तरीका मुझे बता दीजिए, कोई एक उदाहरण मुझे दे दीजिए कि अगर मेरा नाम वोटर आईडी में नहीं है या वोटर लिस्ट में नहीं है तो जो मेरे पास सोना चांदी है वो मुझसे छिन जाएगा। कैसे होगा ये? रखने के लिए वोटर आईडी कार्ड मैंडेटरी है क्या गहने बनवाने के लिए? ठीक बात। देखिए, एक बात तो मैं सबसे पहले इस बात को स्वीकार कर रहा हूं कि जो पीडीए प्रहरी और हमारे लोगों ने बूथ पर काम किया है वो बिना जाति, धर्म, मजहब या बिना पार्टी देखे
हम लोग जिनके घरों में बीजेपी का झंडा था उनके यहां भी खटखटा करके हम लोगों ने कहा कि अपना वोट बनवा लेना। एक, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आप वोट किसी को दीजिए लेकिन आपका वोट होना चाहिए। दूसरी बात, जो मैंने सवाल किया था आपके कार्यक्रम में, मैं फिर उसको दोहरा रहा हूं, चुनाव आयोग से अनुरोध कर रहा हूं कि आपने मृत लोगों का आंकड़े दे दिए हैं, डुप्लीकेसी के आंकड़े आपने दे दिए हैं, तो बाकी जो लोग, करोड़ों लोग बचे, वो कहां गए हैं, कहां से आए थे, कहां चले गए, ये तो आपको बताना पड़ेगा। और जो सवाल प्राची जी आप कर रही हैं, हाँ भाई, आप मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अगर आपका वोटर कार्ड नहीं बना तो आप सोचिए फिर आपका क्या होगा। क्या होगा बताइए सुनील जी, मैं सोच क्या नहीं पा आपका रही हूं। आधार रह पाएगा? क्या आपका पासपोर्ट रह पाएगा? क्या आपका घर रह पाएगा? कोई सरकारी योजना अरे का लाभ बताइए आपको ना, मिलेगा? सुनील नहीं जी। मिलेगा। अच्छा सुनील जी, आप मुझे कैसे बताइए। सब अरे आप नहीं, मुझे अरे बताइए, सुनिए पहली बात तो ये, पहली बात तो ये, फिर आप फॉल्स मैं इन्फॉर्मेशन कह रहा दे हूं, रहे क्या हैं, फिर आप false आधार कार्ड information से दे रहे हैं। साबित कर सकती हैं सुनील कि जी, आप फिर आप false भारत की information मूल दे रहे निवासी हैं, फिर आप फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। वोटर आईडी कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं। और नहीं, दूसरी नहीं, बात मैं नहीं, आपको ये नहीं। बता दूं, सुनिए ना सुनील जी, आपने तो बड़ी प्रॉपर्टी अच्छा, खरीदी होंगी, मैं दूसरी आपने तो बात घर कह रहा हूं। खरीदे होंगे, आपने सुन तो लीजिए, जमीनें सुन खरीदी लीजिए। होंगी, मुझसे ज्यादा आपको पता होगा। सुनील जी बताइए ना, कहां पर वोटर आईडी कार्ड मांगते हैं आपसे? या बैंक में खाता खुलवाने के लिए, या शेयर इन्वेस्टमेंट के लिए, या पैन कार्ड बनवाने के लिए, या ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए? कहां मैंडेटरी है कि वोटर आईडी कार्ड दिखाना जरूरी है? मैं खोज रही थी भाई, देखिए अखिलेश यादव जी ने कहा है तो मैं खोज रही थी सर, बाकायदा मैंने रिसर्च किया, मुझे कहीं मैंडेटरी नहीं दिखा। अरे सुन लीजिए, बोले सुन लीजिए। हाँ बोले प्राची जी सुन लीजिए। बोले ना, बोले। अच्छा, मैं केवल आपके कार्यक्रम में एक सवाल कर रहा हूं। अगर आप 18 साल से उम्र में अधिक हैं और भगवान की कृपा से जिंदा हैं तो आपको मताधिकार का अधिकार संविधान देता है या नहीं देता है? मैंने कहा इनकार किया। और अगर देता है तो ये अधिकार कौन छीन रहा है? फिर दो बातें, अगर 2 करोड़ से अधिक लोगों का वोट नहीं बना है या कट गया है तो उसका जिम्मेदार कौन है? या ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर आप लोगों का स्टैंड कंफ्यूजिंग है, ऐसे आप फिर मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं। आप फिर मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं सर, दो अलग अलग बातें हैं। बिल्कुल नहीं है। वोटर लिस्ट में अगर मेरा नाम नहीं है तो मैं जुड़वाऊंगी, फॉर्म 6 मेरे पास है, फॉर्म 6। हाँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, इसीलिए तो कह रही हूं। मैंने चेक किया, वोटर आईडी कार्ड कहीं मैंडेटरी है ही नहीं इन तमाम चीजों में। जहां जहां आप कह रहे हैं तो झूठ आप कह रहे हैं ना, इसे सही। अच्छा, आप सच करके प्रूफ करके दिखाइए। सवाल किया फिर 5 मिनट, फिर मैं आपको कुछ सेकंड्स दे रही हूं। शहजाद आपको रिबेटल करना चाह रहे हैं। जो सवाल किया है, हम लोगों की लड़ाई यही है। अब सुन लीजिए, सुन लीजिए। सुनील जी बस एक सेकंड, शहजाद जी बोलिए। 10 सेकंड सुनील भाई, फिर आप ही बोलिए 10 सेकंड से। अब सिर्फ 10 सेकंड SIR में काम हो 10 सेकंड, फिर आप ही बोलिए। सुनील जी रुक जाए, बोले शहजाद जी, बोले फटाफट। अब जो हो रहा है वो धांधली है। आवाज डाउन, बोले। देखिए, हाँ प्राची जी, जब हम झूठ बोलते हैं ना तो कम से कम कुछ तर्क लगाकर तो झूठ बोले भाई। आधार हो या पासपोर्ट हो, ये उन लोगों के भी बनते हैं जो 18 साल के नहीं हैं, तो वोटर कार्ड कभी मैंडेटरी हो ही नहीं सकता। आधार क्या है कि आप कोई बेनिफिट ले सकते कि नहीं, ये ना आपकी रेसिडेंस का ना आपकी सिटीजनशिप का प्रूफ है, ये मात्र ये प्रूफ है कि ये व्यक्ति ये है। तो इसमें वोटर कार्ड की जरूरत नहीं। मतलब जो नॉन वोटर्स है उनके भी आधार बनते हैं, नॉन वोटर्स के भी पासपोर्ट बनते हैं। सुनील भाई क्या बोले जा रहे हो? सुनील भाई, मानता हूं आप कांग्रेस के साथ हैं, पर कांग्रेस की तरह दिखना और बोलना जरूरी नहीं है। आप क्यों अपनी पार्टी की छवि बिगाड़ रहे हो इस शो पे? क्यों कर रहे हैं साहब? बोले सुनील जी, मौका दे रही हूं मैं आपको, फिर से एक बार बता दीजिए। मैं बोलूं प्राची जी? बताइए। देखिए, ठीक बात। देखिए, इन्होंने पिछले कार्यक्रम में भी कांग्रेस का जिक्र किया था। मैं आपके कार्यक्रम में कह दूं, कांग्रेस वो पार्टी थी जिसने ईडी और सीबीआई का बहुत दुरुपयोग किया। बीजेपी वो है जो कांग्रेस से भी 100 गुना ज्यादा कर रही है। एक दूसरी बात मैं फिर कह रहा हूं, शहजाद भाई, मैं आपसे कह रहा हूं, और अच्छी बात है कि आपका वोट भी उत्तर प्रदेश में है। आपका तो अपना बीजेपी में जाएगा, लेकिन घर के बाकी वोट सब साइकिल में जाएंगे। ये मुझे भरोसा है, आपको हो या ना हो। चले, अच्छा है। मैं ये कह रहा हूं, मैं फिर आपसे एक बात, जहां मेरी मां का वोट है साइकिल क्या नहीं है। कोई एक व्यक्ति ऐसा रहना चाहिए, सुन लीजिए,
क्या कोई एक व्यक्ति, आप तो पढ़े लिखे समझदार भी हैं, कभी झूठ भी नहीं बोलते, कम बोलते हैं, मजबूरी में बोलते हैं, क्या कोई एक व्यक्ति रह जाना चाहिए जिसका जी, आज तो मुझे वो डायलॉग याद आता है, अरे कहना क्या चाहते हो, क्या कहना चाहते हो आप, क्या बताना चाहते हो आप, क्या कह रहे हैं आप? मैं जो कहना चाहता हूँ आप जो कहना चाह रहे हैं समझ गए हैं, वो समझ मैं जो कहना चाहता हूँ वो लोग समझ गए हैं, मैं जो कहना चाहता हूँ लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं, डराइए मत ना, आप डराइए मत, आप इसलिए नहीं समझना चाह जिम्मेदारी रहे निभाइए, हैं, आप राजनीतिक दल होने की, विपक्ष होने की आप जिम्मेदारी निभाइए। मैं समझना चाह रही हूँ लेकिन समझ नहीं पा रही हूँ के बारे में बात नहीं कर रही हैं। रुक जाए सुनील जी। देखिए, मैं प्राची जी एक बात बता देना चाहता हूं, और मैं सुनील जी के ही जो पीडीए प्रहरी हैं उन्हीं को बता देना चाहता हूं कि जिसका अगर गलती से वोट रह गया हो तो उसके लिए फॉर्म 6 भर दें, और फॉर्म 6 भर के वो अपना नाम जुड़वा लें वोटर लिस्ट में, और उनका कुछ भी नहीं जाने वाला है, नाम नहीं भी जुड़ेगा तो। नंबर 2 चीज, सुनील भाई मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, और सुनील भाई को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, परंतु मैं कम से कम 100 से ऊपर डिबेट कर चुका हूं। कभी सुनील भाई को मैं सुनील सिंह लिखा हुआ पढ़ता हूं, कभी सुनील साजन पढ़ता हूं, और कभी सुनील यादव पढ़ता हूं। अब ऐसी कंडीशन में कौन सा सॉफ्टवेयर सुनील जी का वोट काट पाएगा डुप्लीकेसी में, ये सुनील जी को जरूर जो है यहाँ पे क्लियर करना चाहिए। अच्छा, चलें, डिबेट ठीक के है, अंदर ही 3 आइडेंटिटी से सुनील जी आप दोनों दोस्त हैं तो मैं कुछ कहूंगी नहीं, लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। खैर, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ। अच्छा ठीक है, मैंने सिर्फ समझाने की कोशिश की है। बिल्कुल ठीक है, मैं समझ गई रोहित जी, इतना ही समय था। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। तो मुकाबला में आज के लिए बस इतना ही।